अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का मामला मज़ीद उलझता हुआ नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत होनी चाहिए और इसे टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए। आज वज़ीरिस्तान में सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्टी सरबराहान को भी बिठाकर इस केस को सुनना चाहिए। इस केस से फिर सारी कौम को पता चलेगा कि किसने इस मुल्क में ठीक तरीके से पैसा इकट्ठा किया है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस उठाने पर मैं अपोजिशन का शुक्रगुजार हूँ। सबके सामने आना चाहिए कि तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातों की फ़ंडिंग कहाँ कहाँ से होती रही। सारी दुनिया में सियासी जमातें फ़ंड्स इकट्ठे करती हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि सियासी फंड रेजिंग सिर्फ तहरीक इंसाफ ने की है। अपोजिशन की जमातों को मालूम है और मुझे भी पता है कि फ़ॉरेन फंडिंग कौन सी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है। कई ममालिक इन जमातों को पैसे देते रहे। इन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात की वजह से मैं नहीं बता सकता कि वो कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को फंडिंग करते रहे। एक तरफ वज़ीर आज़म फ़ॉरेन फंडिंग केस में शफाफियत के लिए खुली समाअत चाहते हैं, तो दूसरी तरफ तारीख़ हमें ये बताती है कि पिछले 6 सालों में पीटीआई मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करती रही है। पीटीआई ने कानूनी फोरम्स को इस्तेमाल करते हुए भरपूर कोशिश की कि केस की जो तमाम तर दस्तावेज़ात हैं इनको खुफिया रखा जाए, इनको ओपन ना किया जाए। एक तरफ वज़ीर आज़म अपनी ही पार्टी के मौक़िफ़ पर आज उन्होंने यूटर्न लिया, ओपन समाअत की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस केस में दरख्वास्त गुजार जो अकबर एस बाबर हैं उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। अकबर एस बाबर ये समझते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी नाकाम हो चुकी है, स्क्रूटनी का अमल शफाफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन तमाम रिकॉर्ड मंगवा कर समाअत करे और हकायक को सामने लाकर फैसला किया जाए। अकबर एस बाबर के मुताबिक उनकी जानिब से आज स्क्रूटनी के अमल पर अदम एतमाद के इजहार के बाद कमेटी ने समाअत से अमलन वॉकआउट किया। अकबर एस बाबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कमेटी ने खुद एतराफ़ किया है कि वो तहरीक इंसाफ के ज़ेर दबाव है। कमेटी ने ऑर्डर शीट में कहा है कि वो अकाउंट्स की दस्तावेज़ात इसलिए हमारे हवाले नहीं कर रही क्योंकि इस पर पीटीआई को एतराज़ है। अकबर एस बाबर ने अपनी गुफ्तगू में ये सवाल उठाया कि जिस पार्टी की फंडिंग की स्क्रूटनी होनी है, अगर वो इतनी असरअंदाज हो रही है तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन है, तहकीकात हैं, वो शफाफ कैसे हो सकती हैं। एक तरफ अकबर एस बाबर स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीजीएम की क़यादत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फ़ॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द करने के लिए याददाश्त पेश की है। पीडीएम की क़यादत का ये मौक़िफ़ है कि इदारे तहकीकात करें तो इमरान खान का भी फालूदे वाला निकलेगा। अब फ़ॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात मुकम्मल हो या ना हो, मगर हुकूमत ने ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहकीकाती कमेटी की सरबराही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज करेंगे। कमेटी FIA, अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से एक सीनियर वकील और वज़ीर आज़म के नामजद करदा एक अफसर पर मुश्तमिल होगी। ब्रॉडशीट कमेटी 45 दिन में अपनी तहकीकात को मुकम्मल करेगी। हुकूमत का यह दावा है कि कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में कार्रवाई होगी। वफाकी वज़रा के मुताबिक जो कमेटी है ये बैरून मुमालिक में असासे बनाने वाले 200 जो शख्सियात हैं उनके नामों को सामने लेकर आएगी। इन शख्सियात के केसेस किसने रुकवाए, कौन सहूलतकार हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब करेगी या नैब का भी एहतसाब होगा। सवाल ये भी है कि आज तक करप्शन के खिलाफ कायम की गई जो कमेटियां हैं उनके क्या नताइज बरामद हुए। आटा स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, किसको कहाँ सज़ा हुई है, किसी के सामने कुछ नहीं है। सवाल ये भी अहम है कि जो जमात दरख्वास्त गुजार को बैंक अकाउंट्स की दस्तावेज़ात देने के लिए तैयार नहीं है, वो किस बुनियाद पर खुली समाअत की ख्वाहिश का इजहार कर रही है। इस पर मैं बात करूँगी। सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं मिफ्ता इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब आपका। मिफ्ता इस्माइल साहब, वज़ीर आज़म साहब ने आज जो बात की फ़ॉरेन फंडिंग केस में, उन्होंने कहा जी खुली समाअत होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पार्टी सरबराहान को सबको बुलाएं और सारी चीज़ों को सामने रखें, सब कुछ पता चल जाएगा कि फ़ॉरेन फंडिंग किसकी हुई है और सियासी बुनियादों पर फंडिंग किसकी हुई है। आप खुली समाअत की जो वज़ीर आज़म ने बात की है, आप इस फैसले की तायद करते हैं, वेलकम करते हैं उनकी इस बात को? जी शुक्रिया, बहुत बहुत। बिल्कुल मैं इस बात की तायद करता हूं कि खुली समाअत होनी चाहिए, लेकिन आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि 6 साल से पीटीआई जो है वो ताख़ीर कर रही है
23 बैंक अकाउंटों का इन्होंने बताया नहीं था, जो कि स्टेट बैंक ने दरियाफ्त करे। वो खुफिया बैंक अकाउंट्स थे और 6 साल से वो ताखिर करने के बाद ये भी एक नया ताखिर का हरबा है। लेकिन बिल्कुल अगर पीटीआई चाहती है कि ये खुली समाअत हो तो सबसे पहले इनको ये कहना चाहिए कि जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करें वो पब्लिक कर दें, मीडिया को दे दें, नंबर 1। नंबर 2, जो 23 बैंक अकाउंट की तफसील है जो कि ईसीपी ने कहा हुआ था स्क्रूटनी कमेटी को कि वो अकबर बाबर साहब के वकलाओं को दे दें, वो नहीं दी गई, उसको दिलवा दें और कौम को बता दें कि भाई 2 सवाल हैं। देखें मैडम, 2 सवाल हैं सिर्फ, इसमें कोई लंबी चौड़ी वो नहीं है। एक, पैसे किसने दिए, भाई कोई पाकिस्तानी शहरियों ने दिए हैं, गैर मुल्की शहरियों ने दिए हैं, किसने दिए हैं और कितने पैसे दिए हैं। और ये नहीं है कि पाकिस्तानी शहरियों ने भी पैसे दिए। मिसाल के तौर पे अगर हमको ये पता चलता है कि भाई फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालकान ने दिए, तो हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये हुकूमत में आने के 2 महीने के अंदर अंदर 500% दवाइयों की कीमतें क्यों बढ़ा दी गई। हमको ये पता चलेगा मिसाल के तौर पे कि चीनी के मिल मालकान ने पैसे दिए, तो हमको पता चल जाएगी कि चीनी के 2 खास तौर पे बड़े बड़े ग्रुप्स को सब्सिडी क्यों दी गई और चीनी क्यों एक्सपोर्ट करा दी गई। मिसालें दे रही हैं या इशारा कर रहे हैं आप? सर मैं तो देखिए, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जो पीटीआई के बाद आने के बाद चीनी की कीमत डबल हो गई, आटे की कीमत डबल हो गई, अद्वियात की कीमत 500% तक बढ़ गई, आपका अंडे बढ़ गए, मुर्गी बढ़ गई, हर चीज महंगाई बढ़ गई, गरीब मर रहा है। 13% आप इंटरेस्ट रेट लेके गए, 1500 अरब रुपए का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो गया सिर्फ हॉट मनी के चक्कर में। कल तक आप लोग इंडिया इजराइल की बात कर रहे थे, इंडिया लॉबी इजराइल लॉबी की बात कर रहे थे, आज बात चीनी पे आ गई है कि चीनी शायद इसीलिए महंगी हुई है कि चीनी मिल्स मालिकान ने इनको फंडिंग की है। किसी एक मौके पे खड़े रहे ना, सारी बातें शामिल है। हिंदुस्तान के शहरियों ने इमरान खान साहब को पैसे दिए तो ये बात भी सामने आ जानी चाहिए। अगर इजराइल के शहरियों ने पैसे दिए तो ये बात भी सामने आ जानी चाहिए। अगर किसी और ममालिक और किसी और मुल्क के लोगों ने भी पैसे दिए तो ये बात सामने आ जानी चाहिए। अगर इंडिया इजराइल लॉबी ने पैसे दिए हैं तो आपको लगता है कि फिर वो 40,000 अकाउंट्स की डिटेल देते इलेक्शन कमीशन को, फिर आपको लगता है कि वो खुली ओपन समाअत की बात करते, ये चैलेंज करते? नहीं करते मैडम, ये तो आपका मफरूजा है ना। देखें, ये तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, अगर ये तो बयान दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो ये भी क्या बयान दिया था कि वो साइकिल पे वो दफ्तर जाया करेंगे, हेलीकॉप्टर पे जाते हैं। इमरान खान साहब ने तो ये भी बयान दिया था कि वो यूनिवर्सिटी बना देंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को, रोज उसमें बैठे होते हैं, दफ्तर चला रहे हैं। इमरान खान ने तो ये भी बयान दिया था कि वो टैक्स डबल कर देंगे, उतना भी टैक्स जमा नहीं करा जितना हम छोड़ के गए थे। इमरान खान ने तो ये भी बयान दिया था कि 90 दिन में करप्शन खत्म कर देंगे, करप्शन जितनी आज पाकिस्तान में शायद पहले कभी भी नहीं थी। इमरान खान ने तो ये भी बयान दिया था कि महंगाई के खिलाफ जहाद करेंगे। जो आज महंगाई का इन्होंने हाथ बटाया है और जो चीजें महंगी कर दी वो कभी भी नहीं थी। बहुत सारे मसाइल हैं। उन्होंने तो 40,000 अकाउंट्स की डिटेल जमा करवा दी, आप लोगों ने क्या जमा करवाया? मैडम, ये तो कहते हैं ना, जो जमा करवाया वो दिखा देना कि क्या अगर इतनी सारी चीजें जमा करवाई चुकी होती तो ये क्या आए दिन इनका कभी वकील जाके बोलता है आज मेरी पुप्पी के पैर में दर्द हो रहा है इसलिए आज समाअत डिले कर दो, ये कर दो, वो कर दो, रोज समाअत क्यों डिले करते हैं। हमारी पार्टी ने अल्लाह ताला की मेहरबानी से कोई भी पैसा किसी भी गैर पाकिस्तानी से नहीं लिया है, ना वो छोटी रकम। तो सारे अकाउंट्स की डिटेल्स जमा करवा दी आप लोगों ने? 100% जो चीजें मांगी गई हैं सब जमा कराया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ब्रॉडशीट के मामले पे ही हुकूमत कहती है कि ब्रॉडशीट का मामला आप लोगों के अपने ही गले पड़ गया है, आप लोगों ने फैसला ठीक से पढ़ा नहीं है, इसको आप हुकूमत के गले डाल रहे हैं, या आप लोगों को जो दिए हुए एनआरओ थे उन्हीं का नतीजा है जो 4.5 अरब इस हुकूमत को जो है ना वो देना पड़ा है ब्रॉडशीट को? एक तो ये बार बार खान साहब जो है ना ये एनआरओ करके और ये बातें करके और ये अपोजिशन को बंद करा के और जेलों में डलवा के और मीडिया पे कदमने लगाकर ये आवाम की आंख में धूल झोंक रहे हैं। ये इतनी महंगाई कर रही है अपनी निकम्मापन या अपनी चोरी को छुपाने के लिए। कौन सा ब्रॉड स्ट्रीट में बात निकली है? ब्रॉड स्ट्रीट के अंदर ये बात निकली है कि शहजाद अकबर साहब जाके उनसे मिल के आए, कोई और पता नहीं वो कह रहे हैं, कोई जनरल मलिक आए, वो सच बोलता है झूठ बोलता है, मैं उसका बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आदमी जेल में रह चुका है। ये सारे फ्रॉड सब निकले हैं 20 साल से। ब्रॉड स्ट्रीट से मेन बात निकली है कि 20 साल से हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ वक्त के अंदर अदवार के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करती रही है, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक भी कभी भी कोई करप्शन नहीं निकली है। और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, ये सवाल पूछता हूँ, आपको भी याद है कि जब हमने बीआरटी बनाई थी लाहौर में तो 27 अरब की बनी थी, 29 किलोमीटर लंबी थी। बीआरटी उन्होंने बनाई,
कहते थे कि हमने चोरी करी है। अगर हमने 27 अरब के अंदर पीआरटी में चोरी करी है तो 105 अरब में जो लाहौर की, जो पेशावर की पीआरटी बनी है, उसमें कितनी चोरी हुई? खान साहब ये क्यों नहीं बताते? अगर हमने 13% पे एलएनजी लेके आए थे और हमने चोरी करी थी, तो ये जो 22% पे एलएनजी लेके आ रहे हैं उसमें कितनी चोरी करी है, ये क्यों नहीं बताते? तो ब्रॉडशीट तो माफ कीजिएगा, ब्रॉडशीट से तो हमारे खिलाफ जो भी चीज निकली है वो ये निकली है कि 20 साल में नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ भी नहीं निकाल सकी हुकूमत पाकिस्तान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून सीनियर रहनुमा मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा आपका। ज़रताज साहिबा, इस वक्त हमारी सियासत में दो चीज़ें मौजूद बहस बनी हुई हैं, फॉरेन फंडिंग केस और ब्रॉडशीट का मामला। अब ऑपोजिशन पूरे एतमाद है कि आप लोगों ने खुद मान लिया है कि एजेंट्स के जरिए फंडिंग होती रही है। अब स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया अकबर एस बाबर ने। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हफ्ते में 3 रोज़ जो है ना वो इजलास मुनक्किद होंगे ताकि जो अपोजिशन का भी एक मुतालबा है इस केस को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। जिस तरह अपोजिशन पूरा एतमाद है कि ये हुकूमत घर जाएगी, ये केस हुकूमत के गले पड़ेगा, क्या इस तरह आप लोग भी पूरे एतमाद हैं कि आप लोग इससे सुरखरू होकर निकलेंगे? देखिए शाजिया, जिन्होंने खुद पाकिस्तान के जो पानी था जो सिंध तास माहदे में, जब उसको इंडिया बंद करके डैम बना रहा था तो ये सो रहे थे और उस वक्त ये उनकी माओं को साड़ियाँ भिजवा रहे थे। जब वो पाकिस्तान के ऊपर जंग करते थे तो ये उनको आम की पेटियाँ भिजवा रहे होते। जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने आगे जाना होता था तो फिर उस वक्त मोदी बगैर वीज़ा के जो है इनकी पोतियों की शादियों में आ जाया करते थे। और जिस टाइम पे इसराइल और इंडिया के मोदी सरकार के दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, वहाँ सैयद अजमल कादरी ने जो मौलाना सदर रहमान की जमात के, उन्होंने खुद बताया कि शरीफ ने, ख़ानदान ने और नवाज शरीफ ने मुझे इसराइल भेजा और मुझे कहा गया कि वहाँ से ताल्लुकात बेहतर करें क्योंकि उनके वहाँ पे ताल्लुकात थे। तो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले पहले अपनी गरोबान में झांके, क्योंकि उनकी अपनी जो डोरें हैं वो इसराइल और भारत से मिलती जुलती हैं और उसके मुँह बोलते सबूत उनके अपने ही लोग दे रहे हैं। अब जहाँ तक बड़ा मेन आपने सवाल किया पार्टी फंडिंग का, ये बहुत अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको वेलकम करती है। हमें बहुत खुशी है कि अपोजिशन पार्टीज़ ने इस बारे में कोई सवाल किया है और अब तो 19 पार्टियों और हम समेत सबसे ये सवाल हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम ऑडिटेड फंड और तमाम अकाउंट्स और तमाम लोग जिन्होंने 40,000 लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग की, पॉलिटिकल फंडिंग की, उसे इलेक्शन भी लड़े, अपने जलसे भी करें। हमने हमारे अकाउंटेड डॉक्यूमेंटेड फंड है और हमारी जिस भी 40,000 अकाउंट होल्डर को अगर आप फोन करें ओवरसीज पाकिस्तानी को पर भी हमें फख्र है। आप लोग जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते थे, खुफिया समात नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इसका इख्तियार नहीं है, स्टे ऑर्डर्स लेते थे। आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो ओपनली कह रहे हैं कि ओपनली समात होनी चाहिए, तमाम पार्टी सरबराहान को जो है ना वो बिठा कर होना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो अगर आज ओपन समात के हक में हैं इमरान खान साहब, तो फिर पिछले 6 सालों में इसको खुफिया रखने का मुतालिबा आप लोगों की तरफ से क्यों किया जाता रहा? देखिए शायद सीधी सी बात है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल्कुल डायरेक्ट चैलेंज कर दिया और ये भी कहा कि जी ऑनलाइन इसको मीडिया दिखाए इस ब्रीफिंग को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो फॉरेन फंडिंग है या ममनुआ फंडिंग है और जो जितने सरबराहान हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के, उनको बेसिकली इलेक्शन कमीशन बुलाए। तो देखिए शाहजहां, ये तो बड़ी सिंपल सी बात होगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। एक दलेर इंसान, एक क्रेडिबल इंसान, एक सच्चा इंसान जिसको पता है कि मेरे खाते हमेशा से क्लियर हैं, वही चैलेंज कर 6 सालों में इसको खुफिया रखने का मुतालिबा फिर क्यों किया जाता रहा, ये मेरा सवाल है। अच्छा शाहजहां, देखिए पहले मेरे अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर दो। पहले तो ये कि जो लोग मुल्क के सदर रहे हैं, 3-3 दफा के वजीर आजम रहे हैं, अब ये तो उनकी गैरत और इज्जत का सवाल है कि अब उनको भी अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के चैलेंज का जवाब यस में देना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम वेलकम करते हैं कि जब हमने पॉलिटिकल पार्टियों के निशान के ऊपर यहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं और मुल्क के वजीर आजम बने हैं 3-3 दफा के, तो फिर यह हक भी बनता है अवाम का कि उनको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग कहाँ से आती है, कौन देता है। अगर उसमें किकबैक्स नहीं है, अगर उसमें रसीदें वाकई पता है, उसमें चोरी नहीं की हुई है, उसमें फॉरेन फंडिंग नहीं ली हुई, तो फिर तो दलेरी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरह करनी चाहिए। तो हमारे तो चूंकि खाते बिल्कुल क्लियर है, हमें पता है तो जब भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पहले भी जब बुलाया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में सादिक और अमीन थे।
23 बैंक अकाउंट्स की डिटेल मांगी गई। क्या अब आप लोग वो डिटेल्स शेयर करेंगे? अकबर एस बाबर तो कहते हैं भाई स्क्रूटनी कमेटी पर आप लोगों का प्रेशर है, दबाव है, ये शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती। वो कब से कह रहे हैं कि जो 23 अकाउंट्स की डिटेल्स जो दी है वो उनको भी दी जाए ताकि उसकी तस्दीक हो। अच्छा, जारी बात है कि अकबर एस बाबर हैं या ये पहले हनीफ अब्बासी भी PMLN के ये केस लेकर गए थे जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सादिक को अमीन ठहराए थे, साथ में वो पार्टी फंडिंग का केस भी लेकर गए थे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सबसे आला अदालत पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए टाइम दिया है इलेक्शन कमीशन को कि जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं 19 पार्टियां, उसमें तमाम पार्टियां अपने 5 साल के खाते जमा कराएं। हमने तो अपना एक एक अकाउंट होल्डर बताए हैं, अब इनको बताना पड़ेगा कि इन्होंने फालूदे वाले से पैसे लिए हैं या अकबर एस बाबर के कहने पे किया है या इन्होंने हनीफा अब्बासी के कहने पे किया है। ये जिसके कहने पे भी हुआ है, बात यह है कि अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो पाकिस्तान में किसी तरीके से इक्तदार में शामिल रही हैं, उनको अपनी पार्टी फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा, जिस तरीके से दलेरे से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने पार्टी फंडिंग का हिसाब दे रहे हैं। और आपको भी कह रहे हैं शाजिया कि आप लोग पूरी इसकी मॉनिटरिंग करें, आप लोग आएं, आप सारे इसको ऑनलाइन करें और तमाम लाइव दिखाएं चैनल्स। इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी की मिसाल क्या कायम हो सकती है? ये जो ब्रॉडशीट का मामला है, पहले नैब और रियासत पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट के खिलाफ केस लड़ा। शहजाद अकबर साहब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ब्रॉडशीट ने तो लूटा है, दिया कुछ नहीं है। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब ने भी कहा कि शरीफ खानदान के खिलाफ कुछ नहीं मिला। लेकिन कल हमें बताया गया कि भाई जो ब्रॉडशीट केस के हकायक, जो केस है ये तो हकायक पर मबनी है। तो बात यह है कि हुकूमत का इस पर स्टैंड है क्या? ब्रॉडशीट सही थी, गलत थी? कभी उसके खिलाफ बातें हो रही हैं कि उससे तो कुछ मिला नहीं, उल्टा नुकसान हो गया, इसने तो कोई इन्वेस्टिगेशन की नहीं। अब कह रहे हैं कि जो सारी फाइंडिंग्स है ये हकायक पर मबनी है। किसी एक पॉइंट पर क्यों हुकूमत खड़ी होती नहीं है? देखिए शाहज़ा, ये भी एक और NRO की मिसाल है। बड़ा सिंपल क्लियर सवाल वो है, इसका जवाब है कि 2000 से लेकर 2016 तक ये पूरा जो है ये ब्रॉडशीट को अवार्ड हुआ कि पाकिस्तान के जितने भी पैसे चोरी किए गए उसका बताया जाए। वहां से पता चला आर्बिट्रेशन कोर्ट में लंदन के अंदर कि नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के ऊपर 76 के करीब जो हैं $800 मिलियन के असासे चोरी करने का, छुपाने का इल्जाम है। $100 मिलियन के जो असासे थे उसका 20% कट ऑलरेडी ब्रॉडशीट को दे नहीं था, ये उसके अंदर मुआहदे कर लिखा हुआ था। अब पैसे वापस क्यों नहीं आए? क्योंकि जारी बात है NRO कर दिया गया। नवाज शरीफ ने और बेनजीर दोनों ने NRO कर लिया, जो चार्टर ऑफ करप्शन था कि जी जो पाकिस्तान का पैसा है उसको खाओ पियो लूट के और जाके फिर लंदन भाग जाओ या किसी और मुल्क भाग जाओ। NRO हो गया। बाद में आके इस मुल्क के एक बार दोबारा से वो वज़ीर आज़म भी बन गए। खुद को उन्होंने पाकिस्तान के पैसे चोरी करने के बाद वापस कर दिए और अपने आप को NRO देके पाकिस्तान के पैसे को अपने आप को माफी दिलवा दी। अब जो हमारी हो रही थी, जो सऊदी अरब से $1 अरब सिंगापुर मुंतकिल हुए बकौल मसावी के, वो अब शरीफ खानदान के थे, उस पर इन्वेस्टिगेशन करने का कहा गया। हुकूमत पाकिस्तान, आप लोगों की हुकूमत तो ब्रॉडशीट के साथ एक नया मुआहदा करने के लिए तैयार थी। शहजाद अकबर के साथ एक वफ्द गया, फिर इस चीज़ पर भी तो इन्वेस्टिगेशन करें। जो मुसावी कह रहे कि कमीशन मांगा गया, रिश्वत की पेशकश की गई, तो ये जो कल कमेटी बनाई है, क्या ये इस चीज़ को भी फिर इन्वेस्टिगेट करेगी कि जो आप लोग तो मुआहदा करने जा रहे थे लेकिन मुआहदा इस वजह से नहीं किया गया कि जो वफ्द गया था वो रिश्वत मांग रहा था? देखिए शाजिया, 2009 में इनको पहली पैसे दिए गए ब्रॉडशीट को, उस वक्त गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। 2016 में ब्रॉडशीट को पैसे दिए गए, उसके अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। 2 दफ़ा ये पैसे दिए गए। अब तीसरी दफ़ा हमारे दौरे हुकूमत पे हम जब इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम आपको पहले कह रहे हैं कि अच्छा, ये जो आपने रिश्वत की बात की, सबसे पहली बात तो ये कि देखें नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी भी लंदन भगोड़े वो वहां पे बैठे हुए। तो कावे मुसावी ने तो अपने इंटरव्यू में प्रॉपर इल्जाम लगाया है कि नवाज शरीफ के बांधे भतीजे ने या फिर जो उनकी जर्मनी चैप्टर शहजाद अकबर के साथ जो वफ्द गया था उसमें एक शख्स ने रिश्वत की पेशकश की थी, वो अपने कमीशन की बात कर रहे थे। इल्जाम तो आप लोगों पे भी लगा है सरताज साहिबा।
देखिए फिर मैं तो शाहजे फिर वही बात कर रही हूँ कि सिंपल इज दैट के पाकिस्तान के पैसे एनआरओ किए गए, जिसका नवाज शरीफ ने फायदा लिया। 76 कंपनियां उसकी थी, पैसे उसके थे। पाकिस्तान के पैसे वो चोरी करके गए, पहले उसका हिसाब दे। उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो हाईवे मोटरवे के अंदर भी नवाज शरीफ ने पैसे खाए हैं, किकबैक्स किए, उसका भी हिसाब देना चाहिए। उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि 2001 के अंदर जो है शहबाज शरीफ ने कोई 7.3 समथिंग मिलियन जो है वो उसको दिए, नैब को दिए। तो अगर उसने प्ली बार्गेन की तो उसके बाद वो दोबारा से इलेक्शन कैसे लड़के यहाँ पे बैठे, तो फिर तायात नाअहल है। प्ली बार्गेनिंग करने वाला तो नहीं वो कर सकता है, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। बाकी जो इंटरव्यू के खदोखाल है, जो रिपोर्ट है वो आपके सामने पेश करेंगे, उसमें सबका सब आपके सामने होगा। लेकिन बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए मालियात ज़रताज गुल साहिबा मेरे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, चंद साल पहले 2016 में पनामा की गूंज उठी, सियासत के खिलाड़ी तब्दील हुए, नवाज शरीफ को सज़ा हुई, जेल गए, फिर बीमार हुए, फिर बाहर चले गए। अब ब्रॉडशीट का मामला उठ रहा है जिसको कहा जा रहा है कि दूसरा पनामा 2 है। फिर ब्रॉडशीट के साथ जो मुआहदा हुआ फिर वो ख़त्म हो गया। उसकी मद में जो हुकूमत ने अब 4.5 अरब रुपए जो दिए हैं उसको माजी के एनआरओ के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या आप वाकई इसको पनामा केस 2 समझते हैं? ब्रॉडशीट से कुछ निकलेगा इस पटारी से या नहीं? नहीं, पनामा 2 तो मैं नहीं समझता, लेकिन कुछ हवालों से अगर आप देखें तो ये जो मेमो गेट 2 है, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी उस वक़्त मंसूर इजाज़ की थी और उस जैसे एक मशकूक बंदे के बयानात के बुनियाद पे या दावों की बुनियाद पे एक कितना बड़ा तनाज़ा खड़ा किया गया था। तो अब इसी तरह ये जो साहब हैं या इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका भी यही मामला है। अच्छा, एक चीज़ बहरहाल उससे साबित होती है जो हम पहले से कहते रहें कि इस मुल्क में ना कोई फ़रिश्ता है और ना कोई शैतान है। यानी ये बात तो ऑब्वियस है कि मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब वगैरह अपने माली मामलात को क्लियर नहीं साबित कर सके थे, लेकिन ये पता इससे चलता है कि इस मामले में एक तो ये है कि सब लोग, हमारी सोसाइटी के सब तबकात या सब इदारे इस हमाम में यकसा नंगे हैं। हालांकि हमने इस चीज़ को सिर्फ जो है या पॉलिटिशियन तक और फिर पॉलिटिशियन में 2 जमातों तक मखसूस कर दिया है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जनरल अमजद साहब, मेरे ख़्याल में सब लोग ये मानते हैं कि वो नैब के चेयरमैनों में से सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट आदमी थे और उस वक़्त वज़ीर दाखिला थे मोइनुद्दीन हैदर साहब, और मोइनुद्दीन हैदर साहब को भी इस हवाले से बड़ा ऑनेस्ट रिकॉर्ड है। अब अगर उनके दौर में नैब ने ये कारनामे सर अंजाम दिए हैं और इसी तरह फ्रॉडियों के साथ मुआहिदे करके पाकिस्तान को फंसा दिया है, और तो नैब प्रोसिक्यूटर उस वक्त कौन थे? शहजाद अकबर साहब। अच्छा, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर उनके दौर में ये सब कुछ हो रहा था तो इस वक्त जावेद इकबाल साहब के दौर में, जिसके बारे में सब लोग कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा काबिल एहतसाब है और ब्लैकमेलिंग के ज़रिए चल रहे हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और शहजाद अकबर साहब के दौर में, तो आजकल क्या हो रहा होगा। और उसका आप अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि किस तरीके से उनको पैसे देने में वो जल्दी की गई और उससे काम, सूरत से काम लिया गया, जल्दबाजी से काम लिया गया। तो यही हमारी गुजारिश जो शुरू दिन से हम कह रहे हैं कि ये एहतसाब नहीं है, ये मजाक है, ये इंतकाम है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। लेकिन और इस चीज़ का भी तो एहतसाब होना चाहिए ना कि $1 अरब का जो आप इन्वेस्टिगेशन करवाना चाह रहे थे और वो उन्होंने शुरू कर दी थी, जो सऊदी अरब से $1 अरब सिंगापुर मुंतकिल हुए और कहा गया ये नवाज शरीफ के अकाउंट से जो है ना वो मुंतकिल हुए, उनके अकाउंट से उनके पैसे थे। तो फिर वो कौन शख्स था जो शहजाद अकबर के साथ जाकर जो डील की बातें करता रहा, जो अपने कमीशन की बातें करता रहा, जो रिश्वत देने की बातें करता रहा? फिर तो सारी चीज़ों को खुल के सामने आना चाहिए ना। फिर तो इस कमेटी को ये भी इख्तियार होना चाहिए कि उन लोगों को भी ढूंढे, वो कौन थे। देखिए, एक तो देखिए हमारी यही इल्तिजा रहती है कि हम में से हर कोई अपनी अपनी जगह पे काबिल एहतसाब है। हाँ।
हम में से कोई फरिश्ता नहीं है। आप अगर इदारों के हवाले से देखें तो ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिशियन करप्ट हैं, ठीक है, हमारे बाकी इदारों में भी उसी रफ्तार से, उसी रेशो से करप्शन है जिस तरह की हमारी सोसाइटी में है। तो अगर एहतसाब करना है तो एहतसाब की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि वो एक क्रॉस द बोर्ड होता है और वो ऊपर से नीचे तक आता है, यानी जो उस वक्त का हुक्मरान और जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है वो उससे नीचे तक आता है, उससे शुरू होता है। हमारे मुल्क में मामला उलट होता है कि एक हमारा एहतसाब मुहीत ब माजी होता है, मुहीत बहाल नहीं होता। हम पुराने को रो रहे होते हैं, नए स्कैंडल बन रहे होते हैं। इस वक्त आप हैरान हो कि भाई इसको रोको, आज के दौर का फैसला है कि इस वक्त मजीद कितना लूट मार हो रही है। सही। और मैं ईमानदारी के साथ बताऊं कि जितनी करप्शन इस दौर में है, जितने अलानिया तरीके, क्योंकि ये वाहिद हुकूमत है कि जिसको ना नैब का खौफ है, जिसको ना इस्टेब्लिशमेंट का खौफ है, जिसको ना मीडिया का खौफ है, तो अगर करना है किसी ने एहतसाब। अच्छा, वैसे क्या वजह है कि ये हुकूमत इतनी बेखौफ है, किसी चीज़ का खौफ ही नहीं है? इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है इस हुकूमत को? लाडली है ना। तो फिर इस लाडली हुकूमत के फॉरेन फंडिंग केस में से क्या निकलेगा? वो कह रहे हैं 40,000 अकाउंट की डिटेल्स हम लोगों ने दे दी हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग ने तो कुछ नहीं दिया। आज तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओपन समाअत होनी चाहिए सारी पार्टी के सरबराहान को बिठाकर, बुलाएं सबको। प्राइम मिनिस्टर अपने तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं। देखिए, इसमें बुनियादी फ़र्क है। पानामा में क्या हुआ? पानामा में सैकड़ों लोग थे। मैं तो खुद सिराजुल हक साहब पे भी हैरान हूँ कि भाई वो क्यों परसू नहीं करते। तो नवाज शरीफ का केस अकेले ले लिया गया, बाकी उसमें जितने नाम थे आज तक किसी ने फिर उनका नाम नहीं लिया है। हाँ, वेरी ट्रू। ना उसको परसू किया, न किसी और ने कर दिया। अच्छा, उस वक्त दलील ये दी जा रही थी कि सबसे पहले, चूंकि वो मुल्क के वजीर आजम है तो सबसे पहले इसका होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, लेकिन भाई जब उनका कर दिया तो फिर उसके बाद बाकियों का तो कर लो। लेकिन को फारिग करके आप किसी ने पानामा और ब्रॉडशीट में भी 200 लोगों के नाम थे, लेकिन नवाज शरीफ जो है ना वो हत्ते चढ़ गए। अभी अपनी पार्टी की फंडिंग केस के बारे में क्या कह रहे हैं कि नहीं, सबको लाओ और फिर जो है सबका एक साथ करते हैं। भाई आपका केस 6 साल से चल रहा है और दूसरों का ये है। आज फिर ख्वाजा आसिफ को कहना चाहिए उधर अदालत में कि जी ये पिछले जितने वो हैं और जितने लोगों के सब के लाओ तो फिर मेरा केस चलाओ। बिल्कुल सही। तो अच्छा, तो ये जो उसका दूसरी बात ये है कि पानामा तो दूसरी तरफ से आया था। ये जो केस है ये पीटीआई के एक मुखलिस कारकुन जिसने आज तक किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, जो इमरान खान साहब के खैरखात थे, जो उनकी पार्टी के सूबाई सदर थे, जो उनके मरकज़ी ओहदेदार रहे और जो आज भी पीटीआई का वर्कर है, ये उनकी तरफ से दायर किया गया है और हर चीज़ सामने रख दी गई है। और उधर जो है हम ये नहीं मांग रहे, कौम उनसे या पोजीशन उनसे सिर्फ फैसला मांग रही है। और इमरान साहब ने और उनके सरपरस्तों ने इसके जितने भी ताख़ीरी हरबे थे वो आज़मा दिए। आज वो पहले तो वो मुख्तलिफ स्टेज का, एक अदालत में जाने का, दूसरे में जाने का कार्ड लेते रहे, लेकिन आज ओपन समाअत की बात कर रहे हैं। नया नहीं, लेकिन उसके साथ नया पंडोरा बॉक्स ये खोल देने। भाई वही नवाज शरीफ वाला उसूल अप्लाई कर लो। हाँ। आप प्राइम मिनिस्टर हो, पहले आपका हो, फिर बाकी तमाम जमातों का भी होना चाहिए, क्योंकि उन जमातों के खिलाफ केसेस जो है कोई 6 साल पहले नहीं दाखिल हुए हैं। लेकिन ये तो अब ये तो एक पाकिस्तान ना हुआ ना। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। कल मेरे प्रोग्राम में भी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा था कि इकट्ठा ही होना चाहिए, पहले फैसला आ गया तो हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। ये कल मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कही ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साहब मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब आपका। आमिर अब्बास साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है कि जो पार्टी फंडिंग केस चल रहा है, उन्होंने ओपनली कहा है कि मैं चैलेंज करता हूँ इसकी खुली समाअत होनी चाहिए, तमाम पार्टी के सरबराहान को बिठाकर सब जो है ना वो चीज़ें सामने रखनी चाहिए, सब कुछ सामने आ जाएगा किसकी फॉरेन फंडिंग है ये हुई है और किसको सियासी बुनियादों पर फंडिंग की गई है।
क्या कानूनी तौर पर ओपन हेयरिंग हो सकती है इस मामले पर? देखिए, ये ऑलरेडी ओपन हियरिंग है, कोर्ट में हियरिंग हो रही है और वहां पे कोई भी शख्स जाके बैठ सकता है और केस का वो देख सकता है, वो कोई इशू नहीं है। हाँ। बात यह है कि वजीर आज़म साहब ने एक अच्छी बात की है कि जो आवाम में एक तासुर जा रहा है, खासकर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारा मीडिया ने एक अजीब सा वो कॉन्सेप्ट दिया है कि जनाब अगर इसमें फैसला सही आ गया तो पीटीआई तो बैन हो जाएगी, ये तो ओपन एंड शट केस है। हालांकि मुझे लगता है कि कानून किसी ने नहीं देखा, इसमें कानून बड़ा क्लियर है। ये केसेस हैं आज से 2014, 15 और तब के। इससे पहले हमारा कानून था इससे पहले 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट था 2002, और उसमें बड़ी क्लियरली दो चीजें दी हुई हैं। इसमें आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से नाजरीन के लिए अर्ज है कि एक होती है कि आपने कोई फॉरेन फंडिंग आपकी हुई है या कहीं से आपने फॉरेन कोई जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे अगर पैसा लिया है, उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो ऐसी सूरत हाल में एक पनिशमेंट होती है कि आपका उन कवानीन के तहत वो तमाम फंड जो उनसे है, मैक्सिमम सजा ये है कि फोरफीट हो जाता है, बाकी सरकार जब्त हो जाता है। महाज ये कि जनाब चंद अकाउंट्स ऐसे हैं कि बाहर से किसी फर्म से, बाहर के किसी इंडिविजुअल से, बाहर की किसी कंपनी से अगर कोई फंडिंग हुई है और वो अकाउंट्स की डिक्लेरेशन नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में कथन ये जो पीडीएम या ये जो मीडिया कह रहा है कि पार्टी को बैन होगा, वो नहीं होगा। मैक्सिमम वो जो कर लिए जाएंगे, ठीक है, अच्छा फ्रीज किया जा सकता। सही एग्जैक्टली। देखिए ना, ये तहरीक इंसाफ ने तो 40,000 अकाउंट्स की डिटेल्स भी जमा करवा दी है, वो ओपन हेयरिंग की भी बात कर रहे हैं, लेकिन बात फिर सवाल उठाती है हुकूमत, पीपल्स पार्टी और नून लीग पर कि इन्होंने तो अपने 1,000 अकाउंट्स की डिटेल भी जो है ना वो नहीं जमा करवाई है। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का केस ज्यादा सीरियस है तहरीक इंसाफ का जो केस है उसके मुकाबले में? देखिए, उनकी भी नवीयत यही है कि जब तक कि ये एविडेंस, ये पार्टीज को बैन नहीं किया जाएगा, मैक्सिमम ये होगा कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी कि जनाब आपके ये सोर्सेस थे फॉरेन फंडिंग के, ये अकाउंट से पैसे आए, आपने डिक्लेयर नहीं किए, इसकी मिस डिक्लेरेशन है, इसको जब्त किया जाए, एंड इट्स ए लेंथी प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा, उन फैसलों को चैलेंज किया जाएगा। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि चूंकि पीडीएम का अपना एक फेलियर आ गया है, किस सूरत में कि वो जो पीडीएम बनती है, फिर पीडीएम ने जो नारा दिया कि हम रेजिग्नेशंस करेंगे, पहले पीडीएम ने नारा दे दिया कि इमरान खान 31 दिसंबर या जनवरी तक खुद रिजाइन करे। जब वहां पे लोगों ने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, वहां पे टोटल कोलैप्स हो गया, उनकी एम्बैरेसमेंट हो गई। तो ये अपनी सर्वाइवल के लिए, अवाम में एक शोशा छोड़ने के लिए, तो ये पार्टीज की ये बात उन्होंने कर दी कि जी पार्टी फंडिंग का केस और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने धरना, वो कहां गया उनका जीएचक्यू का धरना, वो कहां गया उनका इस्लामाबाद में लाखों लोगों का छोड़ दिया। हमने तो ये ब्रॉडशीट का शोशा किसने छोड़ा है? अब हुकूमत इसकी कमेटी के पीछे पड़ गई है, कमेटी 45 दिन में काम करेगी। 200 लोग कौन थे जिनके बारे में तहकीकात करनी गई, फिर उसको रोका गया, 4.5 अरब इन लोगों ने दे दिए, फिर जो $1 अरब की इन्वेस्टिगेशन करवानी थी उसके मामले में ये रिश्वत की बातें करने लगे, ये अपने कमीशन की बातें करने लगे। तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किस एरिया में करनी है? जो इनके अपने लोगों ने रिश्वत देने की बात की, या तो फिर उस चीज को भी सामने लेकर आए कि वो कौन लोग थे, किसने रिश्वत की पेशकश की। ये वन साइडेड तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए ब्रॉडशीट पे भी। शाजी, आपने दुरुस्त कहा कि ये जो ब्रॉडशीट का मसला है, इसमें सबसे बड़ी बात है अवाम ये देखे कि ये किस वजह से पाकिस्तान की हमेशा बैरून मुल्क हर्जा सराई होती है, शर्मिंदगी का हम बायस बनते हैं कि खासकर आर्बिट्रेशन में और इन चीजों में वो कौन से लोग हैं कि जो इसका सबब है। इसमें दो फ्री कैन के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट 2003 में जनरल मुशर्रफ साहब अपनी जो कुर्सी है उसको तवालत देने के लिए जो नैब बनी होती है, जिसका पर्पस था कि लूटेड एंड प्लंडेड अमाउंट लेके आनी है बाहर से, उसको रोक देती है और नैब को यह टास्क दिया जाता है कि तुम अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करो, तुम पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग करो, तुम्हारी वजह से पीपीपी बनेगी, तुम्हारी वजह से क्यू लीग बनेगी, और जो तुमने नवाज शरीफ या दीगर बड़े सियासतदानों के खिलाफ केसेस हैं उनको छोड़ दो। मुशर्रफ के खिलाफ हुदैबिया, इसके नवाज
शरीफ के खिलाफ हुदैबिया का केस चल रहा था, नवाज शरीफ के खिलाफ हेलीकॉप्टर का नैब का केस चल रहा था, लेकिन क्या होता है कि नैब को पता भी नहीं होता, उसके मुलजिम को, उसके जो कैदी होता है उसको बैरून मुल्क सऊदी अरब पहुंचा दिया जाता है। इमरान खान साहब की हुकूमत कमेटी भले से बनाएं, लेकिन एक काम जरूर करें, एक कौम पे एहसान करें कि वो 200 अफराद जिनकी लिस्ट हुकूमत पाकिस्तान नैब ने दी थी वो पब्लिक करें, वो पब्लिक करें और यकीन करें शाजिया के 7 अरब जो हमने दिए हैं कुछ नहीं, आप उन 200 लोगों को पकड़िए, आप 700-7,000 अरब उनसे रिकवर कर सकते हैं। वो इतने बड़े केसेस हैं, आप छोड़ दें 7 अरब कर को, सकते हैं। जो उन 200 अफराद की लिस्ट लेके आइए। कमीशन की बात करना शुरू हो जाता है आमिर साहब, वो अपने रिश्वत देने की बात करना शुरू हो जाता है, रिकवर तो बाद में होता है, अगलों को फिक्र पड़ जाती है भाई हमें क्या मिलेगा इस रिकवरी से। $1 अरब का जो मामला था उसके साथ भी तो यही हुआ, जो मौसावी ने कहा कि शहजाद अकबर के साथ जो वफ्द आया तो इस हुकूमत ने क्या करना है, जिसके अपने लोग जो है ना वो अपने कमीशन की बात करना शुरू हो जाते हैं। तो दोनों तरफ से मामला जो है ना वो एक जैसे ही नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून राजा साहब मेरे साथ थे। नाजरीन, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन ने अमेरिका के 46वें सदर की हैसियत से अपने ओहदे का आज हलफ उठा लिया है। उन्होंने कहा तकरीब से खिताब करते हुए कि आज अमेरिका और जमहूरियत का दिन है, हमें अमेरिकी आइन की ताकत पर जो है वो मैं यकीन रखता हूँ। आज हम एक उम्मीदवार की नहीं बल्कि एक मकसद की जो जीत है, कामयाबी है, उसको हम मना रहे हैं। साथ ही जो बाइडन ने कहा कि आज मेरी रूह कौमी इत्तेहाद और नस्ली इत्तेहाद के मकसद से जुड़ी है। उन्होंने मुआशी चैलेंजेस की बात की, कोविड जो चैलेंजेस हैं उससे निमटने की बात की, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई उन लोगों के लिए जो कोविड की वजह से जो अपनी जान की बाजी हार गए। इसके अलावा उन्होंने दुनिया के साथ ताल्लुकात की बात की और आज जो कहा जा रहा था कि वाशिंगटन जो है वो सख्त सिक्योरिटी के हसार में था, कि जो ट्रंप के हामी हैं वो इस गुस्से में कि ट्रंप की हार के गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, फिर धावा बोला जा सकता है, फिर वाशिंगटन के हालात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। लेकिन इसके पेश नज़र कहा जा रहा था कि वाशिंगटन को आज छावनी में तब्दील कर दिया गया। 25,000 से ज़ायद फ़ौजी जो है ना वो आज सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। हर जगह पर सिक्योरिटी सख्त थी, सिर्फ वाशिंगटन में नहीं पूरे अमेरिका में सिक्योरिटी को सख्त रखा गया था। ट्रंप के हामियों की जानिब से कैपिटल हिल पर हमले के वाक़े के बाद सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अमरीकी सदर की तकरीब हलफ बरदारी जो हुई बहुत ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी के हसार में हुई। 25,000 से ज़ायद फ़ौजी जो थे उन्होंने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। FBI की स्क्रीनिंग पर 12 फ़ौजियों को तकरीब की सिक्योरिटी से हटा दिया गया और वाशिंगटन में बिल्कुल कर्फ्यू का समा था। आज हुकाम ने वाशिंगटन के मुतादिद पुल भी सुबह से ही बंद करने का ऐलान कर दिया था। वाशिंगटन मेट्रो के 13 स्टेशन को भी बंद किया गया। अमरीकी कांग्रेस की इमारत के गिर्द खारदार तारें बिछाई गई और आवाम से कहा गया कि वो नेशनल मॉल और डाउनटाउन की जानिब ना आएँ। फिर कहा जा रहा है कि जो बाइडन की हलफ बरदारी की तकरीब में तारकीन वतन के लिए 8 साला अमरीकी शहरियत का जो बिल है कहा जा रहा था कि इस पर भी ऐलान होगा। इसके अलावा जो बाइडन ने कहा कि दुनिया से ताल्लुकात के हवाले से भी एक नए दौर का आगाज़ होगा, एक नई कोशिश का आगाज़ होगा। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से हमारा जो कंसर्न है वो ये कि जो बाइडन के दौर में अमेरिका का जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ किस नहज पे जाएंगे। हमारा कंसर्न है कश्मीर को लेके कि जो बाइडन की जो नई हुकूमत है कश्मीर के हवाले से क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं, कश्मीर का मसला हल करने में कितनी कोशिश करेंगे और फिर ख़ास करके अफ़गानिस्तान को लेकर अमेरिका की जो है नए हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ होंगी। ये बड़े अहम सवाल हैं, इन पर यकीनन हम आने वाले प्रोग्राम्स में बात करते रहेंगे। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।